नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल दर्पण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उत्तम और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे भारत का भौगोलिक विभाजन। बहुत ही कम शब्दों में हम लास्ट की क्लास में हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा कर चुके थे। प्यारे बच्चों, दिमाग से निकाल दो कि इससे ज्यादा डिटेल में वो पूछेगा। अब वो इससे ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, और वो अगर पूछता भी है, जब मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा एग्जाम से आने से कम 20 दिन पहले, 20 से एक महीना पहले, तो आपको सारी चीजें क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है, लगभग 20 दिन पहले मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगा, मैं वादा करता हूं जैसे कि। और लगभग कोशिश तो करेंगे हम जल्दी जल्दी आपके संपर्क एमसीक्यू सेशन लेकर आए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? भारत का उत्तरी मैदान। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। भारत के इस मैदान को महान मैदान के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि लगभग भारत की, प्यारे बच्चों, लगभग 60 से 70% जो आबादी है, जो रहने का है, सारे खाने पीने का, वो इसी पर निर्भर है। और यही मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ है, क्योंकि यह मैदान जो भारत का मैदानी भाग है, 43% भाग में फैला हुआ है टोटल मैदान। ठीक है, और 43 का आंकड़ा साहब आप समझ रहे हो कि भारत के 43% लोगों के द्वारा ही हिंदी बोली जाती है। तो लगभग हिंदी कितने 9 राज्यों की राजभाषा है। वो तो हो गया हमारा हिंदी का टॉपिक। लेकिन जो ये भारत का मैदानी भाग है, तो मैदान कितना है बच्चों? 43% है ना। और अब जो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि भारत का उत्तरी मैदान। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारत का उत्तरी मैदान मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा मिलकर बना है। और वो मुख्य रूप से 3 नदियां कौन कौन सी होती हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। तो यह मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है ये मैदान। अच्छा, आगे हम जानेंगे ये जो मैदान है सिंधु, आपको पता है सिंधु की सहायक नदियां हैं, और सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज, ये सारी झेलम नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां प्रमुख रूप से यमुना, तो गंगा यमुना एक मैदान में आती है, और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां एक मैदान बनाती हैं। अगर इस मैदान की, प्यारे बच्चों, लंबाई की बात करें, तो लंबाई कितनी हो जाती है? लगभग ये मैदान 3200 किलोमीटर क्या है? लंबा है। और अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूं, तो चौड़ाई कितनी है? लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों अलग अलग मैदानों की। जैसे कि आपको दिख रहा है सिंधु, तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? यहां से। और ये कौन सा है? सानो ख्वाब हिमनद। स्वानो ख्वाब हिमनद। तो सिंधु नदी निकलती है आपकी स्वानो ख्वाब हिमनद से, और इस तरीके से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, झेलम नदी इस तरीके से निकलती है, और प्यारे बच्चों यहां से निकलती है आपकी बारालाचाला दर्रा से, कौन सी? चिनाब। अब ये झेलम किसमें मिल गई? चिनाब के अंदर मिल गई। तो ये आपकी होगी बच्चों कौन सी? ये तो ऊपर वाली होगी झेलम। तो वेरी नाग में स्थित है एक शेषनाग झील, वहां से निकलती है झेलम। बारालाचाला दर्रे से निकलती है आपकी चिनाब। अब चिनाब के बाद बच्चे एक और नदी है, कौन सी? यहां से नदी निकलती है, कौन सी? आपकी रावी, कांगड़ा जिले से। रावी इससे आगे मिल जाती है। रावी के बाद कौन सी निकलती है? व्यास। ठीक है, अगर व्यास के आगे की बात करें तो एक नदी है यहां से, कौन सी? सतलुज नदी, जो कि राकसताल झील से निकलती है, और ये इसमें मिलकर ये नदी संपूर्ण तरह से किसमें मिल जाती है? तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करता हूं बड़े ही कम शब्दों में, सिंधु, कौन से बच्चे? सिंधु तथा उनकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान में से एक प्रमुख मैदान। और ये मैदान कौन सा है बच्चों? ये पूरा मैदान पड़ता है सिंधु नदी का मैदान। तो कौन सा बच्चों? सिंधु नदी का मैदान, जो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। ये ज्यादा कैसा हो गया प्यारे बच्चों? ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये हल्का छोटा हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर स्केल लेकर काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है चीजों को समझना और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो जैसे कि आपने माना कि झेलम की सहायक नदी है
वेरीनाग में शेषनाग झील से निकलती है और आगे चलकर चिनाब में मिल जाती है। ठीक ठीक ऐसे ही बच्चों कि चिनाब नदी जम्मू सॉरी हिमाचल प्रदेश के बारालाचारा दर्रे से निकलती है। उधर रावी कांगड़ा जिले के पास से रोहतांग दर्रे से के पास से निकलती है। दूसरी तरफ रोहतांग दर्रे के पास ही बढ़ता है व्यास कुंड, वहां से निकलती है आपकी व्यास नदी। और भारत के जो बाहर से निकलती है सतलुज नदी, ये किससे निकलती है? राकस्ताल झील से निकलती है। और आगे चलकर किससे मिल जाती है? ये इससे मिल जाती है प्यारे बच्चों, किससे? चिनाब नदी थे और चिनाब नदी के संग जलधारा आगे पाकिस्तान के मुल्तान के पास ये सारे किस्म मिल जाती हैं, सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि दो नदी हैं, है ना, यमुनोत्री गंगा के, आपने सुना होगा कि गंगा के दो शीर्ष स्रोत हैं। यहां पर नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए गंगा के दो शीर्ष स्रोत कौन से हैं? अलकनंदा तथा भागीरथी। अलकनंदा निकलती है बच्चों कहां से? बद्रीनाथ से। अगर भागीरथी की बात करें तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। ये दोनों नदी जब आगे जाती हैं तो हरिद्वार के पास देवप्रयाग में दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं और इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। तो गंगा के शीर्ष स्रोत कौन से हो गए? अलकनंदा तथा मंदाकिनी। आगे चलकर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना, है ना। तो दोनों नदी समान रूप से बहती हुई और एक भारत के सबसे बड़े मैदानी भाग गंगा तथा यमुना का निर्माण करती हैं। ये दो नदी किसका निर्माण करती है? कुछ इस तरीके से बच्चों, है ना। और ये कहां पर? प्रयाग में। प्रयाग जो वर्तमान समय का प्रयागराज है, दोनों नदी ये कौन सी है? गंगा तथा यमुना। सॉरी देखो उल्टा हो गया है ना, जल्दबाजी में चीजें अक्सर गलत होती हैं, जब हमसे हो जाती हैं तो आपसे भी हो सकती हैं। तो ये कौन सी है प्यारे बच्चों? गंगा और ये यमुना। ठीक है, चलिए यहां पर बात की हमने गंगा तथा यमुना दोनों नदी मिलकर भारत का सबसे बड़ा मैदानी भाग गंगा तथा यमुना का निर्माण करती हैं। ठीक, चलिए अभी यहां से एक नदी निकलती है और यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। अब ये तो हो गया प्यारे बच्चों कौन सा? गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का पूरा मैदान। तो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का प्यारे बच्चों क्या हो गया? पूरा का पूरा मैदान। और ये देखेंगे प्यारे बच्चों कौन सा? ये हो गया आपका, अगर मैंने माना कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक है, तो यहां पर चीजें, यहां पर मैप के थ्रू हमने थोड़ी सी समझने की कोशिश की। तो क्या हो गया? सिंधु का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है मेरे प्यारे बच्चे? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है प्यारे बच्चों? तो तिब्बत में एक झील स्थित है, मानसरोवर झील, और उसी के पास एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इस नदी का नाम हो जाता है दिहांग। जैसे ये असम में प्रवेश करते हैं इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो इन दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं तो मुख्य रूप से तीन नदियों से मिलकर बना है भारत का उत्तरी मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 1500 से 300 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस मैदान की बात करें, देखो देखो जितना पर मैदानी भाग होगा वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी और जलोढ़ मृदा उपजाऊ की दृष्टि से बहुत अधिक क्या होती है? इंपोर्टेंट होती है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसीलिए जलोढ़ मृदा, मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं। देखो पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर, और जो नई होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यह जो क्षेत्र है एक समृद्ध मृदा आवरण वाला भौगोलिक क्षेत्र है और पर्याप्त जलवायु, और पर्याप्त प्यारे बच्चों कैसे है? पर्याप्त जलवायु। और यहां पर जलवायु कैसी होती है? बिल्कुल पर्याप्त होती है, मौसम के अनुसार होती है। लेकिन जलवायु के साथ साथ पर्याप्त कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं अनुकूल जलवायु।
मौसम के अनुकूल क्या होगी, जलवायु होगी, और पर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण यह सघन जनसंख्या वाला क्या है, इलाका है। ठीक है, चलिए तो यहां पर कुछ लिखकर बात करते हैं कि यह समृद्ध मृदा आवरण, यह समृद्ध मृदा आवरण वाला भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र है, यहां पर अनुकूल जलवायु के साथ साथ क्या बच्चे, कि यह समृद्ध मृदा आवरण वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यहां पर अनुकूल जलवायु के साथ साथ पर्याप्त पानी पाया जाता है, पर्याप्त जल पाया जाता है। और आगे लिख सकते हैं, इसलिए यहां सघन जनसंख्या निवास करती है। निवास करती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो मैदानी भाग होते हैं उनका जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि वहां चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो भारत का उत्तरी मैदान मुख्य रूप से 3 नदियों, लंबाई चौड़ाई इतनी हो जाती है, और यह समृद्ध मृदा आवरण वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहां पर अनुकूल जलवायु के साथ साथ पर्याप्त जल पाया जाता है, इसलिए यहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। और सघन जनसंख्या के मामले में प्यारे बच्चों, अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहां पर जितनी जनसंख्या पाई जाती है वो दक्षिण के राज्यों में नहीं पाई जाती। और दक्षिण के राज्यों को टारगेट ना करते हुए अगर हम कहें कि पहाड़ी इलाकों में उतनी जनसंख्या नहीं पाई जाती जितनी जनसंख्या प्यारे बच्चों मैदानी इलाकों में पाई जाती है। एक उदाहरण के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर कि विश्व का लगभग 25% भाग कैसा है, पर्वतीय है, लेकिन जबकि जो जनसंख्या निवास करती है वो 12.5% जनसंख्या निवास करती है। अब ये बताओ कि वो 12.5% जनसंख्या बाकी गई कहां, तो भैया 12.5% जनसंख्या कहां गई, मैदानी भागों की तरफ चली गई। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की विश्व के बारे में। और देखो ये मैदानी भागों के बारे में आपको समझ में आया होगा। देखो डायग्राम खराब बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए ये कौन सा मैदान है। ये पूरा किस दूसरे मार्कर से करेंगे, ये पूरा कौन सा मैदान है, ये सिंधु का मैदान है, सिंधु का है ना। ये पूरा कैसा, ये पूरा कौन सा मैदान है प्यारे बच्चों, ये है गंगा का मैदान, और ये है प्यारे बच्चों किसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यह समृद्ध मृदा आवरण वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, स्थलाकृति के आधार पर नदियों को कुछ बांटा गया है। देखो सबसे पहले बात करें किसके बारे में, दोआब के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि रचना दोआब है ना, आप तो कह देते हैं कि रावी तथा चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब, लेकिन रटकर नहीं कहेंगे, यहां पर समझकर कहेंगे। कभी वो आपसे दोआब की परिभाषा पूछ ले तो आप तो अटक जाओगे। तो किस तरीके से देखेंगे कि दो नदियों के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को, जो दो नदियों के बीच पड़ने वाला क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। तो मिटाएंगे और जल्दी से फटाफट लिखेंगे। चलिए तो वो चीजें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब बात करेंगे इसके बारे में, दोआब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोआब का मतलब क्या होता है कि दो नदियों के बीच पड़ने वाले क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। चलिए, दो नदियों के मध्य पड़ने वाला क्षेत्र, टापू नहीं बोलते, टापू तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, कभी द्वीप बोल दो। ठीक है, तो ये दोआब बहुत बड़ा इलाका होता है, मतलब एक नदी ऐसे जा रही है और एक नदी यहां से ऐसे जा रही है, तो मतलब नदियों से ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, दोआब हो जाएगा। ना तो ये टापू होगा ना ही ये द्वीप होगा, है ना, नदियां इसके किनारे से जा रही है सिर्फ, है ना। तो दो नदियों के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र को दोआब। सबसे पहला कौन सा है, रचना दोआब। तो रावी तथा चिनाब नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र। ठीक है, अब क्या कौन से,
विष्ट दोआब। कौन सा प्यारे बच्चों? विष्ट दोआब, है ना। तो विष्ट दोआब के बारे में बात करेंगे। व्यास तथा सतलुज नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र। कौन सा? व्यास तथा सतलुज नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? विष्ट दोआब, है ना। आगे बात करेंगे बारी दोआब, है ना। तो बारी दोआब तो व्यास तथा रावी नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र, है ना। आगे बात करेंगे सिंधु सागर दोआब। दोआब, है ना। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? सिंधु सागर दोआब। तो प्यारे बच्चों, और मैं आपसे कहता हूं कि सिंधु सागर दोआब, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सिंधु नदी के तो बीच में पड़ेगा, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच पड़ने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंधु दोआब कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। दोआब का मतलब क्या होता है कि दो नदियों के बीच पड़ने वाला क्षेत्र दोआब कहलाता है। रचना: दोआब रावी तथा चनाब, विष्ट दोआब व्यास तथा सतलुज, बारी व्यास तथा रावी, और सिंधु सागर दोआब सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य पड़ने वाला क्षेत्र क्या होता है? दोआब कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां तक हमने बात कर ली दोआब के बारे में। कुछ और मैदानी भाग पाए जाते हैं दक्षिण भारत में, जैसे गोदावरी का महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्र, तो वो कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर भी कुछ मैदानी भाग है, लेकिन संपूर्ण जो अधिकांश मैदानी भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा वो कौन सा है? तो टॉप पर आता है गंगा, फिर सिंधु और ब्रह्मपुत्र वाला। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बात करते हैं। देखो, आकृतिक भिन्नता के कारण हमने दोआब को कुछ भागों में बांटा है। तो दो नदियों के बीच पड़ने वाले क्षेत्र को कुछ भागों में बांटा है, जैसे कि शिवालिक से को जो पाद है वहां से हम आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्यारे बच्चों भंवर का क्षेत्र। भंवर का क्षेत्र वो होता है कि जब कंकड़ पत्थरों के नीचे से क्या होने लगे? पानी बहने लगे, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? भंवर का क्षेत्र। वहां पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे एक क्षेत्र आता है और वो क्षेत्र आता है तराई का क्षेत्र। अगर मैं तराई के क्षेत्र की बात करता हूं, तो यहां हल्का मुलायम रेत होता है और मुलायम के नीचे से पानी रिसता हुआ रहता है। तो उस क्षेत्र को बच्चों कह सकते हैं हम कौन सा? तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र बाद आती है प्यारे बच्चों खादर का क्षेत्र और बांगर का क्षेत्र। खादर और बांगर के बारे में डिफरेंस बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप होशियार हो और आपको चीजें पता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे बात करेंगे कौन से किसके बारे में? हम आकृतिक भिन्नता के कारण दोआब को आकृतिक भिन्नता के कारण दोआब को चार भागों में बांटा गया है। चलिए बच्चों, ठीक है, तो चार भाग में सबसे पहले कौन सा है? भंवर का मैदान। सभी को पता है कि पहाड़ों के नीचे से पानी चलेगा, वो कहलाएगा भंवर का मैदान। दूसरा है आपका तराई का मैदान, जब रेत के नीचे से पानी चले लगे। तीसरा है आपका खादर का मैदान। तो आपको पता है खादर का मैदान क्या है? जब नई नई मिट्टियां बहाकर लाती हैं, तो नया किसी का निर्माण होता है, नए क्षेत्र का निर्माण होता है, तो उसे हम कह सकते हैं भंवर का मैदान। और दूसरा एक किसका है बच्चों? तराई का मैदान और खादर का मैदान। जब मिट्टी नई नई आती है ना, तो तब ये मैदान का निर्माण होता है। और चौथा है बच्चों भंवर का मैदान, तराई का मैदान, खादर का मैदान, और अगला है बांगर का मैदान। ठीक है, जब जलोढ़ मृदा, और खादर के मैदान में तो बहुत ज्यादा फसलें हो सकती हैं और बांगर के में भी, लेकिन यहाँ पर जो तराई का मैदान है वहां पर जूट बूटी खेती और धान आदि हो सकते हैं। भंवर के मैदान में कुछ भी नहीं होता। अगर पानी वाली वनस्पति कर लें तो वो एक अलग बात है। तो आपने समझा कि आकृतिक भिन्नता के कारण दोआब को चार भागों में बांटा गया है: भंवर का मैदान, तराई का मैदान, खागर का मैदान और बांगर का मैदान। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक चीज समझ में आई होंगी। एक बार फिर से बताएंगे, भंवर का मैदान क्या होता है कि जो पर्वतों के पाद से, है ना, जो निचला सिरा होता है वहां से नदियों पानी लाती रहे और पत्थरों के नीचे से क्या होने लगे बच्चे? पानी बहने लगे,
तो मैदान क्या कहलाएगा? भंवर का। जब रेत के नीचे से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो रेत आएगा, और रेत के नीचे पानी बहेगा, लेकिन ऊपर से आपको वो सूखा दिखाई देगा। खोदोगे तो पानी आ जाएगा, तो वो होता है तराई का मैदान। नदियों के द्वारा नए नए जो मैदान का निर्माण किया जाता है वो होता है खांदर का मैदान, और जब ये मैदान पुराना हो जाता है तो बन जाता है बांगर का मैदान। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, और आप हमें बताएंगे कि आपको आज की क्लास बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक शब्दों के साथ कैसी लगी। और ये जो हमारी क्लास है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे जितना आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।